हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ एक जो वीडियो है उनमें हमने अध्ययन किया। आज हम राजस्थान जो हिस्ट्री है उसके सभी टॉपिक के बारे में टू द पॉइंट अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं तो मैटर बहुत सारा होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो खासकर केवल अपना पसंदीदा जो मैटर है वो ही पढ़ते रहते हैं। बहुत सारा मैटर हमें पढ़ाया भी नहीं जाता है और जनरली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ही पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हमने ये देखा कि स्टूडेंट के हित के लिए हम लगभग सभी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अनइम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं वहां से हम सभी टॉपिक्स की टू द पॉइंट स्टडी करेंगे। हमारे चैनल पे आपको सभी टॉपिक्स के वीडियो क्रमबद्ध रूप से मिलते जाएंगे। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो स्टूडेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चीजें पढ़ता रहे। कोई भी जो टॉपिक है उसको न तो इतना ज्यादा तवज्जो दे और न ही बहुत कम महत्व या न के बराबर महत्व दे, अर्थात पढ़े ही नहीं। अब वर्तमान जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें हमने ये भी देखा कि जो क्वेश्चंस जो हैं उनका तरीका बदल रहा है और खासकर हमें टॉपिक जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में क्वेश्चन कम मिल रहे हैं न के बराबर, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप प्रयास ये करें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग सभी टॉपिक को टच करें और जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं हम वहां से क्राइटेरिया जो है वो चूज करें और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन अनइम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कम महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, उनको भी आप पढ़ें। तो हम एक तरह से इसी श्रृंखला में राजस्थान का पहला जो टॉपिक है, राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत के बारे में, जो दो प्रकार के स्रोत हमने इंडियन हिस्ट्री में देखे कि पहला पुरातात्विक स्रोत है जो हमें खुदाई में मिला या अन्य स्मारक छतरियां बावड़ियों के रूप में है। दूसरा लेखन साहित्य के रूप में जो साहित्यिक स्रोत है जो खासकर विदेशी यात्रियों का विवरण है, इसके अलावा धार्मिक और लौकिक साहित्य है। ठीक वैसे ही हम राजस्थान के जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, सोर्स की बात करने जा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरएस में 100% एक तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन की संभावना रहती है, हर बार आता भी है और आजकल हमें पटवार, कांस्टेबल वगैरह और जो ग्रेड के जो क्वेश्चन है उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इनमें से हमें देखने को मिलता है। खासकर साहित्य के बारे में तो आता ही है, पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख और जो अन्य ताम्रपत्र वगैरह जो हैं, इसके अलावा सिक्के जो हैं, मृदभांड हैं, उनके बारे में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इतिहास है, इस शब्द का अर्थ हमने देखा, इति है और आस, अतीत में घटित निश्चित घटनाओं का जो क्रमबद्ध विवरण था उसको हमने इतिहास में रखा। बहुत सारे विदेशी विद्वान जो है भारतीय जो इतिहासकार हैं या प्रारंभिक इतिहास लेखन है उस पर आरोप लगाते हैं कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारतीय जो हैं खासकर इतिहास लेखन में रुचि रखते हैं और एक पुस्तक राजतरंगिणी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक कलहण कहते हैं कि वही विद्वान कवि प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर इतिहास लेखन करता है। तो इतिहास जो है वो निष्पक्ष और तटस्थ रूप से लिखने की बात खासकर कलहण बहुत पहले ही कह देते हैं। हमारे पुराण जो हैं टू द पॉइंट बात करते हैं। पुराणों में विभिन्न राजाओं की वंशावली की बात की गई है। तो ये जो आरोप है वो तो निराधार है। हाँ, ये जरूर है कि एक तरह से जो पक्ष है, किसी पक्ष को ज्यादा तवज्जो दे दी गई है, कुछ पक्ष जो है वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण रह गया, वो खासकर लौकिक जो पक्ष है उसके संदर्भ में। तो उसी इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ अतीत में घटित निश्चित घटनाओं का क्रम हम कह सकते हैं। इस इतिहास के जनक की बात कर लेते हैं। जब हम विश्व इतिहास के जनक, विश्व इतिहास के पिता की बात करते हैं तो विश्व इतिहास के पिता माने जाते हैं हेरोडोटस, यूनानी इतिहास का, और इनका ग्रंथ हिस्टोरिका है। ये भारत कभी नहीं आते हैं और
भारत फारस संबंधों का वर्णन एक तरह से दूसरे लेखकों से सुनकर हिस्टोरी का ग्रंथ में देते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात थी। तो विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। दूसरे क्रम में हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास जो है उसके जनक, भारतीय इतिहास के पिता माने जाते हैं मेगास्थनीज। और ये जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सेल्यूकस के राजदूत के तौर पर मेगास्थनीज भारत आते हैं और उन्होंने अपना विवरण लिखा था इंडिका। तो भारतीय इतिहास के जनक हुए मेगास्थनीज, उनकी पुस्तक है इंडिका। ये अपना रीड का भी क्वेश्चन। विश्व इतिहास के जनक की बात पूछी जाती है तो हेरोडोटस हैं और इनकी मुख्य पुस्तक हिस्टोरिका है। ये कभी भारत आते नहीं है और एक तरह से अनुश्रुतियों के आधार पर भारतीय इतिहास का विवरण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा है। और जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक की बात करते हैं, तो राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है और जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। तो राजस्थान इतिहास के जनक हैं कर्नल जेम्स टॉड, भारतीय इतिहास के जनक हैं मेगास्थनीज और विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। की सरलतम बात हुई इतिहास की। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो दो प्रकार के स्रोत जो है इतिहासकार काम में लेते हैं। पहले प्रकार का जो स्रोत है उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, इसी की हम आज डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरे प्रकार का जो स्रोत है उसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में जो लिखा गया विवरण है उसकी बात। पहले प्रकार का जो स्रोत है उसको पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है, जो एक तरह से खुदाई में मिले हैं या अन्य स्मारक अभिलेखों के रूप में हमें मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत की हम बात करते हैं आज। भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमने देखा कि बहुत सारे अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, स्मारक, छतरियां, बावड़ियां, किले वगैरह है वो पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं हम। वेद, पुराण, उपनिषद साहित्यिक स्रोत में। वही राजस्थान के इतिहास की बात करें तो बहुत सारा जो एक तरह से रासो साहित्य है, हिंदी भाषा का साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, प्राकृत भाषा का पाली साहित्य है, इसके अलावा अरबी और फारसी साहित्य है। विदेशी विद्वानों का जो विवरण हम अरबी और एक तरह से चीनी यात्रियों के संदर्भ में देखते हैं तो प्राचीन जो संस्कृत साहित्य जो है वो भी एक तरह से राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इस बार कॉलेज लेक्चरर का एक क्वेश्चन भी था कि भारतीय पुरातत्व के जो जनक है, भारतीय पुरातत्व विभाग जो था उसकी स्थापना हमने देखा कि 1861 में कलकत्ता में हुई थी और इसके जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिनके नेतृत्व में 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग जो है मुख्यतः जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको सुरक्षित मरम्मत का काम करता है, संरक्षण की जिम्मेदारी उसकी होती है। एक तरह से खुदाई का काम भी करता है और खुदाई में मिली हुई जो सामग्री है उसको राजकीय संग्रहालय के माध्यम से सुरक्षित रखने का काम, अभिलेखागार के माध्यम से सुरक्षित रखने का काम भी पुरातत्व विभाग करता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक के तौर पर देखें तो कनिंघम आता है। और राजस्थान में पुरातत्व के जनक की बात करें तो ये 1871 की बात थी लगभग। ये SCL कार्लाइल को माना जाता है। तो राजस्थान के पुरातत्व के जनक कार्लाइल हैं और भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। कनिंघम ने बहुत सारे जो नगर हैं उनका उत्खनन कार्य भी किया है, खोजा भी है उन्हें। और खासकर उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक स्तूप ऑफ भरहुत हमें मिलती है। तो भरहुत स्तूप उन्होंने खोजा था। हेलियोडोरस स्तूप जो है वो भी उनके द्वारा खोजा गया था। जैसे हमने इतिहास के जनक की बात करी तो हेरोडोटस, भारतीय इतिहास के मेगास्थनीज और राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड। पुरातत्व की बात है तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हो गए कनिंघम और राजस्थान पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं कार्लाइल को। और आगे बढ़ते हैं और पुरातत्व की बात डिटेल से करते हैं। जहां पुरातत्व जो है उसमें मुख्य रूप से हम राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों में पढ़ेंगे अभिलेख, ताम्रपत्र,
सिक्के, मृदभांड और अन्य जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक, उनकी हम बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेखों के बारे में और बाद में ताम्रपत्र। अभिलेख जो है वो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि किसी शिला, किसी स्तंभ, किसी पाषाण पट्टिका पर जो किसी राजा, वंश और उसकी उपलब्धियों के बारे में विवरण हमें मिलता है। ताम्रपत्र, तांबे की पट्टिकाओं पर हमें किसी शासक, उसकी वंशावली, उसके भूमि अनुदान के बारे में जो जानकारी मिलती है। खासकर ताम्रपत्रों का ज्यादातर उद्देश्य जो है वो भूमि दान होता था। सिक्के जो है विविध धातुओं के हैं और अलग अलग स्थानों पे मिले हैं, अलग अलग राजवंशों के, अलग अलग शासकों के, उनकी रुचि को दर्शाता है, उसकी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और मृदभांड जो है वो विभिन्न प्रकार की मृदभांड संस्कृति, मृदभांड हम अनाज संग्रह के बर्तन को कह रहे हैं जो अलग अलग कलर के आधार पर अलग अलग संस्कृतियों से मेल खाते हैं। इनकी हम डिटेल क्रमशः पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत में। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम टू द पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको क्रमबद्ध रूप से व्याख्यायित करते जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो एक तरह से अधिक लाभ प्राप्त कर सके और उसके सारे के सारे क्वेरी जो है वो सॉल्व हो सके, ताकि उसका जो सिलेक्शन है उसका प्रतिशत बढ़े और अपना जो स्कोर है वो अच्छा करे। क्योंकि जब इन टॉपिक्स को पढ़ाया ही नहीं जाता है तब स्टूडेंट भी वहां कहीं न कहीं गलती कर देता है और उसकी भी पहुंच नहीं हो पाती। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपकी पहुंच हर टॉपिक तक बढ़ा दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की। तो अभिलेख जो है इसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, इसको पूरा लेखा शास्त्र भी कह देते हैं। इसका मतलब हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, एपिग्राफी या पूरा लेख शास्त्र कहलाती है। ये जो अभिलेख हैं वो शिलाओं पे हो सकते हैं, शिलालेख कह सकते हैं, ये स्तंभों पे हो सकते हैं, जैसे मौर्यकालीन स्तंभ लेख कह सकते हैं, ये गुफाओं में हो सकते हैं, उनको हम गुफा लेख भी कह सकते हैं, और भी अनेक प्रकार के अभिलेख जो है मुख्य रूप से एक तरह से शिला, स्तंभ और गुफा के साथ साथ विभिन्न पत्थरों पर भी, पाषाणों पर भी, स्मारकों, उनके बारे में, खासकर किसी शासक, किसी राजवंश, उसकी उपाधियों, उसकी उपलब्धियों, सैन्य विजयों, नियम, उपनियम, इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत हैं। इसी अभिलेख में इस बार नेट का क्वेश्चन था कि प्रशस्ति जो है उसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। तो इस अभिलेख को ही हम प्रशस्ति कह सकते हैं। जब जनरल जानकारी देता है कोई भी शिलालेख, स्तंभलेख, अभिलेख, तो वो अभिलेख है। और जब किसी एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया लेख है तो वो प्रशस्ति कहलाता है। अर्थात प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था तो हम कीवर्ड यहां पर ये रख सकते हैं, राजा की प्रशंसा या राज प्रशंसा। तो दूसरा अपना महत्वपूर्ण शब्द और क्वेश्चन भी हो गया, प्रशस्ति किसे कहा जा रहा है? राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख है। ये अभिलेख का ही एक स्वरूप है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रयाग प्रशस्ति जो है उसको प्रयाग अभिलेख भी कह रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी कह रहे हैं। एक तरह से जूनागढ़ प्रशस्ति भी कह रहे हैं, जूनागढ़ अभिलेख भी कह रहे हैं। जब शासक की प्रशंसा में कोई लेख लिखा जा रहा है तो वो प्रशस्ति हो जाता है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, जैसे जूनागढ़ प्रशस्ति, जैसे राज सिंह प्रशस्ति, बहुत सारी। सिक्कों के बारे में एक जनरल सा क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसे मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मृदभांड जो है इसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। इसको पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। और ताम्रपत्र जो है यहां से अक्सर पूछा जाने वाला कीवर्ड भूमि अनुदान रहेगा। तो हम जनरल एक तरह से जब भी सुमेलित करना क्वेश्चन हो तब हम कह सकते हैं अलग अलग पूछा जाए। प्रशस्ति राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख है, अभिलेख सामान्य जानकारी दे रहा है, एपिग्राफी है। और ताम्रपत्र 99% उनका उद्देश्य भूमि अनुदान ही होता है। सिक्के जो हैं उनका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। मृदभांड को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। अब हम क्रमशः पुरातत्व में सबसे पहला
अभिलेख का जो पार्ट है वो लेते हैं और कुछ अभिलेखों की आज बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के इतिहास में अभिलेख की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख जो है वो चित्तौड़गढ़ से मिला है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। आरएस प्री का भी ये क्वेश्चन था। गोसुंडी अभिलेख के जो एक तरह से खोज करता है डॉक्टर D.R. भंडारकर हैं। इन्हें देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर भी कहा जाता है। और खासकर हम जब मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल में अभिलेखों के आधार पे इतिहास लिखने वाले विद्वान भी D.R. भंडारकर थे। तो इन्होंने एक तरह से इसको प्रकाशित किया था गोसुंडी अभिलेख को। गोसुंडी अभिलेख जो है उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मिलती है कि एक गज वंश का राजा है जिसका नाम सर्वतात, इसके द्वारा किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख इसमें मिलता है। हालांकि ये बात बहुत कम बार पूछी जाती है। अश्वमेध यज्ञ में हमने देखा कि साम्राज्य विस्तार के लिए राजा जो है जो यज्ञ करता था अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। सबसे खर्चीले यज्ञों में से एक था, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ भी था अश्वमेध यज्ञ। जैसे पुष्यमित्र शुंग पहले शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था प्राचीन काल में हम देखते हैं तो, और आधुनिक काल में सवाई जयसिंह सबसे अंतिम राजा हैं, शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। इसी गोसुंडी अभिलेख में हमें मिलता है कि यहां पर भागवत धर्म की पूजा प्रचलित थी। भागवत जो है मुख्य रूप से हम वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय भी कह सकते हैं, जहां विष्णु जो है उसके कुल 10 अवतार आते हैं और 10 अवतारों में सामान्यतः जो विष्णु के अनुयायी हैं वो वैष्णव कहलाए, जो शिव के अनुयायी है वो शिव कहलाते हैं। शिव के बहुत सारे संप्रदाय मिलते हैं, जैसे पाशुपत संप्रदाय है, जैसे कापालिक संप्रदाय है, कालमुख संप्रदाय है। ठीक वैसे ही वैष्णव संप्रदाय के भी हमें जैसे रामानंदी संप्रदाय है, जैसे रामानुज संप्रदाय है, जैसे भागवत संप्रदाय है, वैष्णव का ही एक रूप है। तो विष्णु के उपासक तो क्रमशः वैष्णव कहलाए, लेकिन विष्णु के ही एक अवतार कृष्ण और मुख्य ग्रंथ भगवत गीता। भगवत गीता के अनुयायी कृष्ण के उपासक जो हैं वो भागवत कहलाते हैं। तो भागवत धर्म की पूजा के बारे में भी जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे प्राचीनतम स्रोत भी हम कह सकते हैं कि भागवत धर्म के बारे में जानकारी देता है। और कुछ जो उपास्य देवता है उनके बारे में तो वासुदेव कृष्ण और संकर्षण की उपासना जो है उसके बारे में हमें जानकारी देने वाला स्रोत भी ये गोसुंडी शिलालेख है। और हम ये भी देखते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाशुपत जो भागवत संप्रदाय है वो एक तरह से राजस्थान में प्रचलन में आता है। चित्तौड़गढ़ से मिला है, प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है, 200 ईसा पूर्व का है और भंडारकर द्वारा प्रकाशित किया गया था। गोसुंडी अभिलेख के बाद हम बात करते हैं कि चित्तौड़ में ही एक अन्य अभिलेख, प्राचीन अभिलेखों में से एक नगरीय अभिलेख है और खासकर माध्यमिका जो है उसको नगरी भी कहा जाता है, जहां पर हमें यूनानी आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। जब जनपद काल की हम बात करते हैं तो नगरी अभिलेख जो है वो चित्तौड़ में है और ये हमें विष्णु पूजा के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। नगरी के संदर्भ में हम बात करते हैं तो नगरी देखो चित्तौड़गढ़ में इसको माध्यमिका भी कहा जाता है और खासकर यवनों का जो आक्रमण है वो माध्यमिका पर भी होता है। ये एक तरह से गार्गी संहिता है, इसके बारे में उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो माध्यमिका को नगरी भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ में एक तरह से। और नगरी अभिलेख जो है वो विष्णु पूजा के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख हुआ। राजस्थान के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि मुख्य रूप से नागरी लिपि मिलती है और कुछ अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि भी मिलती है। ज्यादातर
राजस्थानी भाषा में, संस्कृत भाषा में और मध्यकाल के कुछ अभिलेखों की बात करें तो एक तरह से हमें फारसी और उर्दू भाषा में भी मिलते हैं। आगे चलते हैं अभिलेखों की परंपरा में, और सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख जो है वो हमें मिले हैं बैराट जयपुर से। यहां से मुख्य रूप से 2 शिलालेख मिले हैं। एक को भाब्रू फलक अभिलेख कहा जा रहा है और दूसरा जो शिलालेख है उसको सामान्यतः बैराट शिलालेख या बैराट अभिलेख भी हम कह सकते हैं। अर्थात बैराट जयपुर से। बैराट एक प्राचीन सभ्यता भी है, राजस्थान में इंपॉर्टेंट सभ्यता भी है। महाभारत काल में और मौर्य काल में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। 2 अभिलेख हैं, एक बैराट अभिलेख, एक भाब्रू फलक अभिलेख। भाब्रू फलक अभिलेख जो है इसके बारे में मान्यता है कि ये कैप्टन बर्ट द्वारा लगभग 1840 में खोजा गया था और वर्तमान में इसको कलकत्ता राजकीय संग्रहालय में रखा गया। तो कलकत्ता बैराट शिलालेख भी इसको कहा जा सकता है। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाब्रू जो फलक शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ी से मिला है और ये हमें अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बारे में जानकारी देता है। अर्थात अशोक जो मौर्य राजा है वो बुद्ध का उपासक था और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध की शरण में जाएं, धम्म की शरण में जाएं या संघ की शरण में जाएं मोक्ष के लिए। तो हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की जानकारी भाब्रू फलक अभिलेख देता है और अशोक द्वारा इन त्रिरत्नों में निष्ठा का प्रमाण भी ये जो भाब्रू फलक अभिलेख है वो है। तो बैराट जो है वहां से 2 अभिलेख मिले। भाब्रू फलक अभिलेख इंपॉर्टेंट है, कैप्टन बर्ट ने खोजा था और मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। मौर्य काल के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि अधिकांश की हमें ब्राह्मी मिलती है और अधिकांश की भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। बैराट सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे तब और ज्यादा हम इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 अभिलेख हमें बैराट से मिले, एक बैराट अभिलेख सामान्य और भाब्रू फलक अभिलेख। ये प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। जो मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल का काल जो है वो लगभग 2री से 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। एक प्राचीन अभिलेखों में से मानमोरी अभिलेख है, मानमोरी शिलालेख। और मानमोरी शिलालेख जो है वो भी हमें चित्तौड़ से मिला है। इसमें हमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख मिलता है। ये अपना ग्रेड का क्वेश्चन भी हुआ राजस्थान में। और चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण जो है वो किया गया था चित्रांगद मौर्य द्वारा। चित्रांगद मौर्य का इसमें उल्लेख है। जो समुद्र मंथन है, अमृत मंथन की कथा है, इसका उल्लेख भी हमें इसमें मिलता है। और मानमोरी अभिलेख जो है उसके बारे में जनरल क्वेश्चन ये हो सकता है कि कर्नल टॉड जो है वो इसे इंग्लैंड ले जा रहा था और एक तरह से असंतुलन होने के कारण, जहाज में असंतुलन होने के कारण उसे समुद्र में फेंकना पड़ा। तो ये समुद्र में फेंका गया था इस अभिलेख को। अमृत मंथन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चित्रांगद मौर्य के बारे में। और इसी चित्तौड़ के आसपास जो मौर्य वंश है वो हम चंद्रगुप्त और अशोक मौर्य की बात कर रहे हैं, वो मौर्य वंश नहीं है, ये अलग शाखा है। तो मौर्य वंश के कुछ राजाओं के नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे महेश्वर, जैसे मान, जैसे भोज। इन राजाओं का उल्लेख हमें इस शिलालेख में मिलता है। तो मानमोरी जो शिलालेख या मानमोरी अभिलेख है वो चित्तौड़ से मिला है। चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है। अमृत मंथन की कथा, समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख है। इसमें मौर्य राजाओं महेश्वर, भोज और मान का उल्लेख है। वो मौर्य शाखा अलग थी जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। पर कर्नल टॉड एक तरह से इंग्लैंड ले जा रहे थे, उस समय असंतुलन के कारण इसको समुद्र में फेंक देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं और इसी परंपरा में हम देखते हैं कि इन्हीं अभिलेखों में सबसे इंपॉर्टेंट और जिसपे बार बार क्वेश्चन भी आता रहता है बिजोलिया अभिलेख।
गोसुंडी के बाद सबसे ज्यादा प्रबल संभावना और ज्यादातर रिपीट होने वाले क्वेश्चन एक तरह से ज्यादा पूछे गए हैं, क्राइटेरिया हम कह सकते हैं, बिजोलिया अभिलेख का है। बिजोलिया जो है वो एक तरह से भीलवाड़ा में है। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध था। जब किसान आंदोलन की बात करेंगे तब करेंगे। 1170 ईस्वी के आसपास का है और इसके प्रशस्तिकार जो हैं वो गुणभद्र माने जाते हैं। तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिला है, 1170 ईस्वी 12वीं शताब्दी का है। इसके प्रशस्तिकार लेखक गुणभद्र माने जाते हैं। बिजोलिया शिलालेख के बारे में हमें बहुत सारी बातें मिलती है और इंपॉर्टेंट भी रहेगी। सबसे पहले सांबर में चौहानों की जो शाखा है, सांबर में चौहान वंश की स्थापना जो है वासुदेव चौहान द्वारा की गई थी, इसका जिक्र हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। और चौहानों के संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष वासुदेव चौहान माने जाते हैं। लगभग 551 ईस्वी की बात थी। सांबर जो है यहाँ के आसपास का क्षेत्र शपात लक्ष्मी कहलाता है। और सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। जहां पर हमने उत्तर वैदिक काल में लिखा कि अहिछत्र केवल शब्द जो है वो उत्तर प्रदेश का था लोह युगीन साक्ष्यों के लिए। वहीं पे नागौर जो है उसका प्राचीन नाम हमें अहिछत्रपुर मिलता है। तो सांबर के चौहानों की प्राचीन राजधानी थी अहिछत्रपुर, नागौर। बाद में उन्होंने राजधानी अपनी अजमेर, अजयराज द्वारा अजयमेरु दुर्ग स्थापित किया गया था और एक तरह से अजमेर राजधानी बनाया गया। तो अजमेर के चौहान एक तरह से सांबर के ही चौहानों की एक शाखा होगी। सांबर के ही चौहान बाद में अजमेर शिफ्ट हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस शिलालेख में हमें सांबर और अजमेर के चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। वासुदेव द्वारा चौहान वंश की स्थापना सांबर में करवाई जाती है, इसका जिक्र मिलता है। वासुदेव द्वारा ही सांबर झील का निर्माण करवाया गया, इसके बारे में उल्लेख है। इसके साथ साथ चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्वेश्चन की दृष्टि से। सांबर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हमें बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। और बिजोलिया शिलालेख जो है वो हमें कुछ प्राचीन क्षेत्रों के नाम जो है वो भी अलग अलग बताता है। जैसे श्रीमाल शब्द जो है वो भीनमाल के लिए आता है। इस शिलालेख, इस अभिलेख में हमें भीनमाल के लिए श्रीमाल शब्द उल्लेखित मिलता है। जालोर के लिए हमें जाबालीपुर शब्द मिलता है। नागौर के लिए हमें अहिछत्रपुर शब्द मिलता है। बयाना के लिए हमें श्रीपंथ मिलता है। तो कुछ प्राचीन क्षेत्रों के नाम बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। इसके अलावा सांबर के चौहानों की और अजमेर के चौहानों की डिटेल, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख देता है। 1170 ईस्वी का है, भीलवाड़ा में है। और बिजोलिया जो है एक जागीर भी थी जिसका संस्थापक हम देखते हैं कि अशोक परमार था। और यह अशोक परमार खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लेता है, तो इसको जागीर दी जाती है सांगा द्वारा। प्रथम श्रेणी का ठिकाना भी था और सबसे व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं अहिंसक आंदोलन जो है वो राजस्थान का किसान आंदोलन बिजोलिया में ही चला था। आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख के बाद रणकपुर प्रशस्ति की। रणकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और प्रशस्ति का मतलब हो गया कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख है। 1439 ईस्वी का है। इसका प्रशस्तिकार दीपा या देपाक आता है। और रणकपुर जो है वो पाली में पड़ता है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। रणकपुर जो प्रशस्ति है वो खासकर कुंभा के बारे में, कुंभा की विजयों या विरुद्धों के बारे में जानकारी देती है। रणकपुर प्रशस्ति में ही हमें जैन श्रावक भिक्षु को कह देते हैं, एक तरह से लोला के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा हमें एक तरह से गुहिल वंश के जो राजा हैं, मेवाड़ के जो गुहिल वंश के शासक हैं,
बप्पा उनके बारे में भी, तो गुहिल वंश की शासकों के बारे में भी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी ये जानकारी देने का मुख्य स्रोत है। तो कुंभा के संदर्भ में हमें पूछा जा सकता है। इसका प्रशस्तिकार दीपा या देपाक हमें पूछा जा सकता है। पाली में स्थित है, रणकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जब हम स्थापत्य की बात करेंगे तब इसकी डिटेल लिखेंगे। 1439 कुंभा का काल हुआ, जो 1439 ईस्वी की है। प्रशस्ति है, तो प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख हो गया। गुहिल वंशी शासकों के बारे में मुख्य रूप से, और तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य स्रोत हो गया। आगे बढ़ते हैं, और अति महत्वपूर्ण में से भी एक, और क्वेश्चन की दृष्टि से भी हमें मुख्य रूप से ये क्राइटेरिया मिलता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, फिर से प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा में, मुख्य रूप से कुंभा की प्रशंसा में लिखा गया लेख हो गया। 1460 ईस्वी का है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये एक तरह से विजय स्तंभ भी था। कुंभा द्वारा अपनी विजय के एक तरह से प्रतीक रूप में बनवाई गई इमारत। भारतीय मूर्तिकला का खजाना भी इसको कह देते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, इसके प्रशस्तिकार मिलते हैं हमें महेश भट्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बात, जब प्रशस्ति है तो सीधी सी बात यह है कि कुंभा की विजयों और विरोधों, उपाधियों के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य अभिलेख है। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ बनाने के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया गया। लगभग 15वीं शताब्दी के हमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी भी हमें इस शिलालेख के माध्यम से मिलती है। एक तरह से राजस्थान स्थापत्य का जनक हम कुंभा को मानते हैं। तो कुंभा के बहुत सारे विरोध भी आते हैं, और उन विरोधों का, उपाधियों का हमें इसी में जिक्र मिलता है। नए नए प्रयोग करने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य या एक तरह से संगीतज्ञ के संदर्भ में भी कह दिया जाता है। इसके अलावा हाल गुरु, छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में दक्ष होने के कारण सेल गुरु, हिंदू सुल्तान, तो बहुत सारी कुंभा की उपाधियां, विरुद्ध जो है हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलते हैं। और कुंभा द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें जो है, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया पर टीका, इनका उल्लेख भी हमें इस प्रशस्ति में मिलता है। तो हमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली कुंभा के संदर्भ में ही पूछा जाता है। कुंभा की विजयों के बारे में, मेवाड़ के गुहिलों की उपलब्धियों के बारे में भी हो गया। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के बारे में, 15वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। कुंभा द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथों, संगीत राज, संगीत मीमांस, गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया पर टीका, इसकी जानकारी देता है। कुंभा द्वारा बहुत सारे विरोध धारण किए गए, खासकर अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु और हिंदू सुल्तान, इनकी हमें जानकारी मिलती है। अगले वीडियो में हम क्रमशः इन अभिलेखों को आगे बढ़ाएंगे। फिर तत्पश्चात हम ताम्रपत्रों की, सिक्कों की बात करेंगे, और इसी श्रृंखला में हम क्रमबद्ध रूप से साहित्यिक और बाद में सभ्यता के संदर्भ में अपने लगातार जो वीडियो हैं वो अपलोड करते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, और खासकर रीट, पटवार और कांस्टेबल के बच्चे जो हैं वो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और आनंद उठाएं, और स्कोर जो है वो सर्वश्रेष्ठ उठाएं। धन्यवाद।